हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर पर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 का हिंदी चैप्टर 1 राख की रस्सी। राख देखे होंगे आप, किसी भी चीज़ रस्सी या कपड़ा या लकड़ी जलाते हैं। सो वो क्या हो जाता है, एक पाउडर का शेप ले लेता है जिसे हम कहते हैं राख, और उसे इंग्लिश में कहते हैं ऐश। ठीक है, सो इसी टॉपिक पे आज का हमारा चैप्टर है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, अब हम इस कहानी को पढ़ेंगे। ये एक लोक कथा है ना। चलिए अब हम इसे पढ़ते हैं। लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसेन के मंत्री थे। जो लोनपो गार हैं वो एक मंत्री हैं। किसके मंत्री हैं? तिब्बत एक राजा है जो तिब्बत राजा नहीं है। तिब्बत क्या है? ये तिब्बत एक शहर का नाम है ना। तिब्बत शहर का नाम है जिसके 32वें यानी 32 राजा थे। सोन गवसेन गंपो उनका नाम था। वो लोनपो गार उनके मंत्री थे। ओके सॉरी। सो वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। अपनी चालाकी मतलब होता है बुद्धिमान। मतलब जैसे अकबर और बीरबल की कहानी थी, वैसे ही वो मंत्री थे, तो उन्हें उनके भी वो भी बहुत चालाक थे। तो ये जो क्या है, लोनपो गार है, वो भी क्या, बहुत ही चालाक है। और हाजिर जवाबी का मतलब जो भी क्वेश्चन पूछे उसका तुरंत आंसर देने को बोलते हैं हाजिर जवाबी, है ना। इसके लिए वो बहुत दूर दूर तक फेमस थे, यानी मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता ना था। कोई उनके सामने टिकता ना था का मतलब होता है कि कोई भी आता, कोई सवाल करता या कोई उनके सामने चुनौती रखता, वो अपने हाजिर जवाबी और अपनी चालाकी से फट से उसका आंसर बता के उसे सॉल्व करके और क्या करते थे, मशहूर हो गए थे, है ना। चैन से जिंदगी चल रही थी उनकी। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। उनका एक बेटा है। अब वो बड़ा हो चुका है। इसका क्या मतलब है? अब वो बड़ा हो चुका है। अब लोनपो गार को उसकी चिंता है ना। अपने बेटे की चिंता है। पहले तो जिंदगी चैन से कट रही थी, लेकिन अब उनका बेटा बड़ा हो चुका है, सो उनको अब उसकी विषय मतलब बना हुआ है, मतलब उनकी चिंता। अब कारण यह था कि वह बहुत भोला था। भोला भोला मतलब होता है सीधा साधा, जिसे दुनियादारी नहीं आती, है ना। उसे कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है, वो होते हैं भोले। ओके, सो वो उनका जो मंत्री था, है ना, यानी उस लड़के के पापा, वो बहुत चालाक थे, लेकिन उनका बेटा बहुत भोला था, इसीलिए उनको चिंता थी। होशियारी से उसे छू कर भी नहीं गई थी। मतलब होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी का मतलब है उसके अंदर जरा सी भी होशियारी नहीं थी, जैसे लोनपो गार के अंदर थी। यानी वो अपने पापा पे गया ही नहीं था, वो बहुत भोला था। ओके, नाउ अब लोनपो गार ने सोचा। अब लोनपो गार सोचता है, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। काम कैसे चलेगा का मतलब होता है ये अपने आप को कैसे खाना पीना दे पाएगा, अपने परिवार को कैसे संभाल पाएगा। अब ये क्या बोलता है, एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा। एक दिन लोनपो गार जो मंत्री थे, उन्होंने अपने बेटे को 100 यानी 100 भेड़ें यानी शेप्स दिए और कहा, तुम उन्हें लेकर शहर जाओ। शहर में अच्छे व्यापारी होते हैं तो इसे काम मिल जाएगा। यही सोचकर ये जो लोनपो गार जी थे, वो अपने बेटे को कहाँ भेजे? शहर भेजे। मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। किसने कहा? लोनपो गार ने कहा कि इसे मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ बोरों के साथ।
अब इन्हें वापस लाना है, जो भेड़ें थे उन्हें वापस लाना है, लेकिन साथ में 100 जौ के बोरे के साथ, यानी 100 जौ के बोरों को भी लाना है। अब जौ क्या होता है? जौ गेहूं की एक जात होती है जो कि हमें बहुत फ़ायदेमंद होती है, लेकिन वो ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है, इसलिए ज़्यादा जो फार्मर्स होते हैं वो गेहूं उगाते हैं, जौ नहीं उगाते, है ना। अब बोलता है कि जौ की 100 बोरियां लेके आना, है ना। अब वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। अब बोल रहे हैं कि अगर तुम 100 भेड़ियों को मार के 100 बोरे ले आए तो भी मैं नहीं घुसने दूंगा, और अगर जौ के 100 बोरे नहीं ले आए तो भी मैं नहीं घुसने दूंगा। अब इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे को शहर की तरफ भेज दिया। लोनपो गार का बेटा शहर पहुंच गया। मतलब ये सोचते सोचते कि मैं वहाँ इस भेड़ियों को कैसे नहीं मार के बेचूंगा, और बिना मारे इन्हें मतलब इनके पैसे नहीं मिलेंगे, और मैं इन्हें बेच भी नहीं सकता, सो नहीं तो पापा नाराज़ हो जाएंगे, और मैं 100 की मतलब 100 बोरियां भी नहीं ले सकता जौ की, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं उतने, है ना। यह सोचते सोचते लोनपो गार का बेटा कहाँ पहुँच गया? शहर पहुँच गया। मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही नहीं कहाँ थे। मतलब उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो 100 जौ की बोरियां खरीद सके, है ना। बोरी को आप सैक्स भी बोलते हैं इंग्लिश में, ओके। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया। सड़क के किनारे वह इस बारे में सोचने के लिए कि मैं क्या करूं, सड़क के किनारे वह बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन जो कोई उपाय उसके समझ में कोई आ ही नहीं रहा था कि मैं क्या करूं। वह बहुत दुखी था कि किस बात पे दुखी था कि अब उसके पापा उसे घर नहीं आने देंगे और उससे नाराज़ हो जाएंगे। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। एक लड़की थी जो उसके सामने आके खड़ी हो गई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? वो पूछती है कि क्या बात है, तुम किससे पूछती है? लोनपो गार के बेटे से पूछती है कि तुम इतने दुखी क्यों हो। लोनपो गार के बेटे ने अपना हाल कहा सुनाया, मतलब उससे सारी चीज़ बता दी जो उसके पापा ने उससे कहा था। अब लोनपो गार का बेटा बहुत सीधा था, इसलिए उस लड़की को उसने सब सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं। किसने कहा? लड़की ने कहा, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। वो बोलती है कि इसमें इतना चिंता होने की बात क्या है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के, हम नेक्स्ट पेज में आते हैं, बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। भेड़ आप देखे होंगे, उनके बाल होते हैं, है ना, बहुत सारे बाल होते हैं जिनका यूज़ कहाँ किया जाता है? हमारे स्वेटर्स को बुनने के लिए किया जाता है। ऐसे और एनिमल्स होते हैं शिप्स की तरह जिन्हें क्या किया जाता है? इसका इस्तेमाल किया जाता है, हमारे स्वेटर्स को बुनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। सो हम स्वेटर्स पा पाते हैं। सो इनके बहुत घुंघरालू बाल होते हैं। तो उस लड़की ने दिमाग लगाया और इसके क्या होते हैं, बाज़ार में ये बिक भी जाते हैं, ज़्यादा दाम में बिक भी जाते हैं, क्योंकि ये यूज़ होते हैं, हमारे लिए यूज़फुल होते हैं ना, इसीलिए। सो उस लड़की ने दिमाग लगाया और सभी शिप्स के बाल उतार लिए और उन्हें बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसके घर वापस भेज दिया। अब जो लोनपो गार का बेटा था वो खड़ा का खड़ा देखता रहा, और उस लड़की ने सारा काम कर दिया। उसका खोल उतार दिया शिप्स के, यानी उनके बाल निकाल लिए, और जो पैसे उनके बेचने से मिला उनका 100 बोरा खरीद के लोनपो गार के बेटे को दे के और उनसे घर रवाना कर दिया। अब लोनपो गार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे। अब लोनपो गार सोचता है, जैसा मेरे पिताजी ने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा किया, ना इन्हें मारा ना इन्हें बेचा, मैंने तो इन्हें सही सलामत लाया, वो भी 100 जौ बोरियों के साथ। अब
लेकिन मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आप बीती का मतलब होता है कि उसके ऊपर जो बीती हुई थी वो उस पे लोनपोगार ने ज़रा भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस लड़के ने ये भी बताया था, क्योंकि वो सीधा था इसलिए उसने ये भी बताया था कि उस लड़की ने इसकी मदद की थी, बाल उतारा और 100 जौ बोरियां दी। तो उसके पापा खुश नहीं हुए कि मैं अपने बेटे को बनाना चाहता था और वो लड़की आ गई। अब वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। उसने जब सुनाया तो उन्होंने उसकी आपबीती पर ध्यान नहीं दिया और उस कमरे से उठ के बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। ओके, क्या बोल रहे हैं, पिछली बार जो तुमने की तो उस लड़की ने किया कि भेड़ों के बाल बेच दिए, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ। उन्हीं भेड़ों को मतलब कि जिसका उस लड़की ने बाल उतारा था उन्हीं को वापस ले जाओ, है ना। उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। अब वो फिर उन्हीं भेड़ों को देकर बोलता है कि उनके 100 जौ बोरे ही लेके लौटना। अब एक दिन में तो इतने बाल उनके उग नहीं गए थे कि उनका बेटा फिर से उसे काट के बेचकर 100 जौ बोरियां ले आए। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी। अब लोनपोगार का बेटा फिर से सोचते हुए शहर पहुंच गया और उसी जगह पे बैठा जहां वो पिछली बार बैठा था। उसे यकीन था कि वो लड़की मुझे यहाँ देख कर फिर से आएगी, है ना। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, वह लड़की आई। वह लड़की उसे देखकर परेशान देखकर फिर आई। उसने अपनी मुश्किल का सुनाई। अब जो लोनपोगार का बेटा था वो लड़की से फिर अपना सारी बात बता देता है। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। बोल रहा है कि अब तो पक्का ही मेरे पिताजी मुझे घर के अंदर घुसने ही नहीं देंगे 100 बोरों के जौ के बिना। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। लड़की अब दिमाग लगाई अपना, बहुत सोची, फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए। सींग काट लिए जो यूज़फुल होते हैं, उससे हमारे लिए चीज़ें बनाई जाती हैं, वो भी बाजार में बिकती हैं, है ना। उसके सींग काट लिए। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उसने 100 बोरों जौ खरीदे, है ना। जो पैसे मिले उससे उस लड़की ने 100 जौ बोरी खरीद ली। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। फिर से वही हुआ जो लोनपोगार नहीं चाहता था। वो लड़की फिर आई और क्या की, उसका सींग काटकर उसे बेचकर और 100 जौ बोरे दे दिए उस लड़के को। अब भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसके विजयी भाव से सारी कहानी का सुनाई। विजयी भाव मतलब उसके जीतने का खुशी, है ना। मतलब वो जीत चुका था, या कि वो अपने पिता की बात को पूरी कर लिया था। जो उसे उसके पापा ने उसे चैलेंज दिया था उसे वो पूरा करके जीत चुका था। तो उसने उस विजयी भाव के अपने अंदर लेकर और उस अपने पिताजी से सब सुना डाला कि उस लड़की ने मेरी फिर मदद की, है ना। अब सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। अब क्या बोल रहे हैं लोनपोगार कि राख की रस्सी, राख को आप कभी उठा सकते हो नहीं। वो क्या बोल रहा है, मुझे राख की 9 हाथ लंबी, मतलब आप हैंड से नापते हैं, आपका हैंड होता है ना। तो वो बोल रहा है 9 हाथ लंबी, 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, 4 हाथ। आपका हैंड होता है ना, ऐसे इतना लंबा होता है, फिर यहाँ शोल्डर होता है ना। तो जो हाथ होता है वो बोल रहा है 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, 4 हाथ, ऐसे गिन गिन कर
एक ही लंबी रस्सी रहेगी लेकिन वो 9 हाथ की होनी चाहिए, है ना। तो हम उससे नापते हैं। सो वो बोल रहा है कि उतनी मुझे राख की रस्सी चाहिए। सो वो चालाक था लोनपोगार, वो सोचा राख की रस्सी कैसे बन सकती है, वो राख की रस्सी दे ही नहीं पाएगी, वो उसे चेक करना चाहता था। ठीक है। नाउ अब उस लड़की सॉरी अब बोला कि उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता की क्या संदेश दोहरा दिया। पिता का संदेश दोहरा दिया का मतलब होता है जो पिताजी ने बात कही थी उसी को उसने जाके उसको बता दिया। लड़की ने एक शर्त रखी। अब लड़की भी बहुत चालाक थी, उसने भी एक शर्त रखी, मैं राख की रस्सी बना तो दूंगी मगर तुम्हारे पिताजी को वह गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अब क्या था कि वो लड़की भी बहुत चालाक थी और उसने भी एक शर्त रख दी कि अगर मैं 9 हाथ लंबी रस्सी बना लूँ तो आपके पिताजी को क्या करना पड़ेगा, उसे गले में पहनना होगा। और जो लोनपोगार था उसने सोचा कि अगर 9 हाथ लंबी रस्सी बनेगी ही नहीं राख की रस्सी, सो मैं पहनूंगा कहाँ से, वो हार जाएगी। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सील पर रखा। सील, अब यहाँ आप देख रहे होंगे पत्थर का सील बोल रहे हैं। सील होता है ऐसे ऐसे होता है जिसपे एक पत्थर लेते हैं और उस पर हम मसाला पीसते हैं, है ना, मसाला पीसते हैं। उसी पे उसने एक 9 हाथ लंबी राख की रस्सी ली, उस पर रखी, है ना, एंड क्या किया और जला दिया। अब जब उसको जलाएंगे, आप कभी अपने घर में जो मोमबत्ती या अगरबत्ती होती है उसे आप जलते हुए देखें, ध्यान दिए कभी, वो जब जलती है तो अपने पीछे एक आकार अपने ही टाइप का छोड़ती चली जाती है। अगर आप उसे किसी सील या पत्थर पे रख दें तो अपने ही आकार पे रहेगी लेकिन जल चुकी होगी। सो उसने भी ऐसे ही किया, रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। अब रस्सी तो जल गई लेकिन राख, जो रस्सी की आकार थी उसका, राख की रस्सी वो बची हुई थी, है ना। इससे इसे वह सील समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। अब लोनपोगार तो फंस गया, उसने सोचा कि अगर ये बनाएगी ही नहीं तो मैं पहनूंगा कहाँ से, लेकिन वो भी बहुत चालाक थी, उसने बना लिया। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। अब वो बहुत चिंतित में थे कि मैं इतना बुद्धिमान हूँ फिर भी मैं ये नहीं समझ पाया, है ना। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है ना। वो ये बात जानते थे कि अगर हम राख की रस्सी को उठाएंगे तो वो बिखर जाएगी और मैं इसे गले में कैसे पहनूंगा, हाथ में उठा भी नहीं सकता। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी, जैसे ही हम उसे हाथ लगाएंगे वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। अब बोल रहे हैं कि लड़की इतनी चालाक थी कि जिसके बारे में, यानी लोनपोगार के बारे में दूर दूर तक उनका बहुत नाम था, लेकिन फिर भी उस लड़की के चालाकी के सामने उनकी जो वो थी, क्या बोलते हैं, दिमाग था, उनकी चालाकी थी, वो धरी की धरी रह गई, है ना। बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। अब ये जो लड़का लड़की हैं, बिना लोनपोगार ने समय गवाए इस लड़की के सामने इसके शादी का प्रस्ताव रख दिया और दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। ओके, सो ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। अब हम देखते हैं भोला भाला। तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। ठीक है, अब का है, तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे। मेरे विचार से वो
यह सोचते होंगे कि अगर यह किसी जगह पर व्यापारी करता है सो इसे कोई भी आसानी से बेवकूफ़ बना के इससे ज़्यादा पैसा लेगा, जिससे उनका बेटा बिल्कुल भी कमाई नहीं कर पाएगा। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी इसी तरह की, लाइक उनसे कोई भी मदद, झूठी मदद मांग के उनसे पैसे ले सकता था, और भी बहुत सारी, उन्हें फंसा सकता था, है ना। ऐसी टाइप का वो सोच सोच के अपने बेटे के बारे में बहुत चिंतित थे। तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होते तो क्या उपाय करती? मैं अ, अब मुझे तो उपाय नहीं समझ में आ रहा, मैं भी वही करती जो तिब्बत के मंत्री ने की थी। यानी मैं अगर मुझे ये पता होता कि जो लोनपोगार का बेटा है वो बिल्कुल भी चालाक नहीं है, और मतलब मुझे ऐसा लगता कि वो चालाक हो भी नहीं सकता, तो मैं लोनपोगार की तरह उसकी एक समझदार लड़की से शादी करा देती। ओके, सो ये हमारे साल होगा, लेकिन पहले मैं उसको बहुत कोशिश करती कि वो चालाक बन जाए। शहर की तरफ मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। का मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा? मंत्री ने अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा क्योंकि वह चाहते थे कि ये शहर जाए, कुछ सीखे, वहाँ चालाकी सीखे, लोग कैसे व्यापार करते हैं वो सीखे, और अपनी मेहनत से क्या करे, 100 जौ की बोरियां लाए। ओके, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा? क्योंकि वह जानता था कि अगर इसका कुछ हो सकता है तो वो शहर में ही हो सकता है, गांव में इसे सिर्फ खरीदते हैं और कुछ नहीं करते, है ना। बाकी जो मैंने कहा ना कि उसके बालों से जो स्वेटर्स बुनते हैं वो शहर में ही बुनते हैं, गांव वाले को भी आइडिया होता है लेकिन वो पूरी दुनिया के लिए नहीं बुनते, है ना, लेकिन शहर वाले बुनते हैं ना। तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे? हमारे दादी के घर रहते थे, जहाँ हमारी दादी लोग रहते हैं वहाँ हमारे मम्मी पापा भी रहते थे, लेकिन अब हम जहाँ हैं वहाँ हमारे मम्मी पापा भी हैं। हमारे दादा अलग रहते हैं, हम अलग रहते हैं, ठीक है। घर में पता करो, है ना। आप अपने घर में पता कर सकते हैं कि कहाँ रहते थे आपके मम्मी पापा। आस पड़ोस में भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरी जगह जाकर बस गया हो। वहाँ भी आप आस पड़ोस में पता कर सकते हैं आपके पड़ोसी नेबरहुड से। ओके, उसके बातचीत करो और जानने की कोशिश करो कि क्या वे अपने निर्णय से खुश हैं। क्यों? ये तो उन्हें पता होगा, है ना, जिन जो छोड़ के गए होंगे। क्या एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करो, या भी पूछो कि उन्हें वह जगह क्यों छोड़ दी। देखिए, बहुत सारे कारण होते हैं। आप अपने पड़ोसी से पूछोगे, किसी का घर में पीछे जंगल होगा, सांप आते होंगे इसलिए घर छोड़ा होगा। किसी को क्या होता है कि छोटा घर होता है, बड़ा परिवार होता है, तो इसलिए घर छोड़ा जाता है। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिससे घर छोड़ा जाता है ना। सो आप भी अपने नाइबरहुड से पूछकर इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ अब हमारा सेकंड है, जौ एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता करो। ओके, अनाज तो बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा, है ना, जिससे हमारा पेट भरता है, हमें इम्यूनिटी मिलती है, जिससे हमें ताकत मिलती है, जिससे हम काम कर सकते हैं। ओके, तो अनाज में हम लिख सकते हैं चावल, वेरी इंपॉर्टेंट, और चना लिख सकते हैं, चना। यहाँ 2 ही डैश दिया गया है, और भी बहुत सारे होते हैं, सॉरी, और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे और भी लिख सकते हैं मटर, मटर भी होता है एक जौ, है ना, और भी होते हैं बहुत सारे। गेहूँ और जौ अनाज होते हैं, और ये तीनों शब्द संज्ञा है। गेहूँ और
जौ अलग अलग किस्म के अनाज के नाम हैं, इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्यपुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण इन दो प्रकार की संज्ञाओं में करें। ओके, हमें क्या करना है? हमें करना क्या है? पहले हम समझते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है जो एक व्यक्ति है ना, व्यक्ति या पशु पक्षी कोई चीज़ का एक जो एकदम फिक्स नाम है वो बताए, है ना। जैसे महात्मा गांधी, ताजमहल, दिल्ली, ये सब क्या है, अपनी जगह पे फिक्स है, इधर से उधर हो नहीं सकते, है ना। ये क्या आएंगे? व्यक्तिवाचक। और जातिवाचक का संज्ञा होता है जिसमें पता ना चले कि वो कौन से जाति का है। जैसे हम बोलते हैं यह मोबाइल है, आपको पता चल रहा है कि ये नोकिया का है, एप्पल का है या और भी किसी का कंपनी का है, नहीं पता चल रहा है। ये क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। मैंने आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा बता दिया है। उम्मीद करती हूँ कि ये बहुत छोटा सा मैं आपको काम दे रही हूँ। आप इसे प्लीज़ ऐसे करिएगा, और अगर नहीं हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको बता दूंगी। ओके ना। ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोचकर लिखो। अब आप इसमें जब जातिवाचक संज्ञा ढूंढोगे तो ही लिख पाओगे। ओके, चलो। तुम शेर, मैं सवा शेर। ये कहावत है कि अगर तुम शेर हो, बोलते हैं ना, अगर ये मेरे पापा हैं तो मैं इनके पापा हूँ, ऐसे बोलते हैं। अब जैसे हमारे, अगर हम बोलें कि नहीं नहीं ये मेरे पापा हैं, तो हमारे दादाजी क्या बोलते हैं? तो अगर ये तुम्हारे पापा हैं तो मैं इनका पापा हूँ, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये कहावत है कि तुम शेर तो मैं सवा शेर। ओके, चलिए पहला देखते हैं। इस लड़की का तो सभी लोहा मान गए। ठीक है। था ना सचमुच नहले पर दहला, तुम्हें भी यही करना होगा। मतलब नहले पर दहला का मतलब इसका कुछ समझ में नहीं आया। इस लड़की का तो सभी लोहा मान गए। लोहा मान गए? क्या लोहा मान गए भाई? तुम ऐसा कोई काम ढूंढो जिसे करने के लिए सूझबूझ की ज़रूरत है, उसे एक कागज में लिखो और तुम सभी अपनी अपनी चिट को एक डिब्बे में डाल दो। डिब्बे को बीच में रखकर उसके चारों ओर गोलाई में बैठ जाओ। अब एक एक करके आओ, उस डिब्बे से एक एक चिट निकालकर पढ़ो और उसके लिए कोई उपाय सुझाओ। जिस बच्चे ने सबसे ज़्यादा उपाय सुझाए वह तुम्हारे कक्षा का बीरबल होगा। ओके, आपको ये किताब एक बार बीरबल वाला फीलिंग लाना चाहता है आपके अंदर। आप इसे ज़रूर कीजिएगा। एक डब्बा बनाएं जिसमें आप बहुत सारी कठिनाई, मुश्किल लिख लिख के उसमें डाल दें और उसे मिक्स कर दें। एंड देन उस डब्बे के आसपास गोला बना के, अपने फ्रेंड्स के साथ गोला बना के, या आप अपनी बहनों के साथ भी कर सकते हैं। ओके, बहन या भाई, आप ऐसा करेंगे, उसके आसपास गोला बना के एंड देन एक एक करके उसमें जितने लोग हैं उससे कई ज़्यादा ही चिट्ठियाँ डालिएगा और एक एक करके उठा के उस क्वेश्चन को पढ़ेगा और उसका आंसर झट से देगा। तो वो क्या बन जाएगा? उस गेम का विनर होगा और उसे एक बीरबल वाली क्या होगी? फीलिंग होगी, है ना। नाउ 2, मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर
बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच यह बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। देखिए, मेरा उत्तर ये होगा कि नहीं, उसे ये बात पसंद आई थी, क्योंकि वह यह सोचता था कि हाँ, उस लड़की के अंदर दिमाग है। यह तो उसके अंदर होगा कि हाँ, उस लड़की के अंदर दिमाग है, लेकिन अभी उसके दिमाग में क्या चल रहा था कि मैं अपने बेटे को तेज़ बनाऊं। यानी वो जो कितना इतना ज़्यादा सीधा है, लेकिन मैं उसे चालाक बनाऊं। इसलिए उसने कहा कि मुझे यह काम बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन उसे आया था, लेकिन उसने उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं किया और उसे कहा नहीं कि हाँ, मुझे ये पसंद, बट अंत में कहा। ठीक है। सींग और जौ। पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने ये चीज़ें खरीदी होंगी, उन्होंने भेड़ों के बालों और सींगों का क्या किया होगा? अपनी कल्पना से बताओ। देखिए, सींगों से तो बहुत कुछ बनता है और वो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, थोड़ा बहुत मालूम है, लेकिन मुझे जो जानकारी रहती है मैं यह मानती हूँ कि मुझे वही जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको गलत जानकारी मिल गई सो आप क्या करेंगे, गलत पढ़ते जाएंगे और अगर आप फेल हो जाएंगे सो मुझे बुरा लगेगा। सो मुझे बालों के बारे में पता है, तो मैं आपको बालों के ही बारे में बताती हूँ कि उससे हमारा स्वेटर बुना जाता है और भी बहुत सारे काम होते हैं, है ना। और भी ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनका चमड़ी या फिर उनका सींग या फिर उनके बालों से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, बहुत सारी, जो कि हम यूज़ करते हैं, है ना। लेकिन वो क्या होती है, हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए, है ना, क्योंकि उससे बहुत सारे जानवर मरते हैं। अब बात को कहने की तरीके। नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन बातों को तुम और किस तरह से कह सकती हो? चैन से जिंदगी चल रही थी। इसको हम कह सकते हैं कि चैन से जिंदगी गुजर रही थी, है ना। क्या हो रही थी? चैन से जिंदगी क्या हो रही थी? गुजर रही थी। अब खा, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, उसके अंदर जरा सी भी होशियारी नहीं थी, ऐसा कह सकते हैं। गा, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। मुझे इसको कैसे बना सकते हैं? ओके, मुझे इसका हल मालूम है बोल सकते हैं। घ वाला, उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। इसको कह सकते हैं, लड़की के सामने तो लोनपोगार क्या हो गए? चुप हो गए। इस ऐसे बना सकते हैं, आप भी बना सकते हैं। ये लोनपोगार वाला थोड़ा ठीक नहीं बैठ रहा है, बट बना सकते हैं हम ऐसे ना, कोशिश तो कर ही सकते हैं। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे? टू वाला, लोनपोगार का बेटा होशियार नहीं था। का, होशियार और चालाक में क्या फर्क होता है? चालाक मतलब होता है, होशियारी हम करते हैं कि हम अपने बारे में हमेशा सोचते हैं, लेकिन चालाकी क्या होती है कि हम दूसरों को, मतलब जैसे हम अपने सुरक्षित के बारे में सोचते हैं कि हमें क्या अच्छा करना चाहिए या क्या नहीं। और क्या चालाक क्या होता है कि हम दूसरों के मतलब चैलेंज में आके जो करते हैं चालाकी, उसे चालाक का मतलब, इनमें ये दो अंतर है कि उसमें हम अपने बारे में सोचते हैं और इसमें दूसरों से अपने काम निकलवाते हैं, है ना, चालाक का मतलब। अब किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकती हो? इस प्रकार भोले और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कुछ कक्षा में चर्चा करो। देखिए, अब ये तो आपके घर में डिपेंड करता है कि कौन चालाक है और कौन होशियार। अब हम भोला और बुद्धू को देखते हैं। भोला मतलब होता है सीधा साधा, जो जैसे अभी आप बोल, कोई अगर उस भोले
लड़की या लड़का को फंसाना चाहे, सो वो क्या बोलेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे बहुत काम है पैसों का, तो वो क्या तरस खा के दे देता है, उसे कहते हैं भोला। लेकिन बुद्धू क्या होता है कि कहीं भी अपने आप देख के कि वो देखो वो तो वहाँ बैठा है, वो कितना परेशान है, जबकि वो कुछ कहे भी ना, वो सोचता है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन वो क्या करते रहता है, बुद्धिपना करते रहता है। तो बुद्धू और भोला में ये फर्क है ना। नाउ, लड़की को तुम समझदार कहोगे या बुद्धिमान? क्यों? हम दोनों ही कहेंगे। समझदारी होती है कि वो सोच समझ के काम करते हैं, बुद्धिमानी होती है कि वो बुद्धि लगाते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, और समझदारी होती है कि ये अपने लिमिट में सॉल्व किया जाए, है ना। तो लड़की को हम दोनों कहेंगे क्योंकि उसने दोनों तरीके से सॉल्व किया था। ओके, नाम दो। कहानी में लोनपोगार के बेटे और लड़की को कोई नाम नहीं दिया गया है। नीचे तिब्बत में बच्चों के नामकरण के बारे में बताया गया है। यह परिचय पढ़ो और मनपसंद नाम छांटकर बेटे और लड़की को कोई नाम दो। नाइमा, डावा, मिगमार, लखपा, नूखू, फुदोरजे या ये क्या है? कोई खाने की चीज़ या घूमने की जगह के नाम जी नहीं। ये है तिब्बती बच्चों के कुछ नाम। ये सारे नाम तिब्बत में शुभ नाम माने जाते हैं। नाइमा नाम दिया जाता है रविवार को जन्म लेने वाले बच्चों को। मानते हैं कि इससे बच्चे को उसी दिन के देवता सूरज जैसी शक्ति मिलेगी, और जब जब उसका नाम पुकारा जाएगा यह शक्ति बढ़ती जाएगी। सोमवार को जन्मी लेने वाले को नाम डावा रखा जाता है। यह लड़का लड़की दोनों का नाम हो सकता है। तिब्बती भाषा में डावा के दो मतलब होते हैं, सोमवार और चांद। यानी डावा चांद जैसा रोशनी फैलाएगी और अंधेरे दूर करेगी। तिब्बत में बुद्ध के स्त्री पुरुष रूपों पर भी नामकरण करते हैं। खासकर दोलमा नाम बहुत मिलता है। यह बुद्ध के स्त्री रूप तारा का ही तिब्बत नाम है। ठीक है, सो ये हमें नामकरण का दिया गया था। सो आप इसमें मनपसंद नाम रख सकते हैं, है ना। अब है हमारा दुनिया की छत। अब बोल रहे हैं कि किसी भी लोक कथा को समझने के लिए उस इलाके की जलवायु, रहन सहन, खान पान और संस्कृति को समझना उपयोगी होता है। बोल रहे हैं जैसे हमने अभी लोक कथा पढ़ी, तो हमें ये पता होना चाहिए कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, और भी चीज़ें, है ना, वहाँ की हमें पता होनी चाहिए। जिस इलाके में वह लोक कथा सुनाई जाती है, राख की रस्सी शीर्षक लोक कथा तिब्बत से संबंधित है। जो राख की रस्सी लोक कथा है वो तिब्बत से क्या है, संबंधित है ना। जिसे दुनिया की छत कहा जाता है क्योंकि यह बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है ना। जिसे दुनिया की छत भी कहा जाता है क्योंकि यह पठार पर स्थित है। अब यहाँ पठार भी बताएंगे क्या होता है। पठार जमीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा और पहाड़ से नीचा होता है। जैसे पठार उसको बोलते हैं लाइक, या ये है हमारा पठार, ये है हमारा ज़मीन, और ये है हमारा पहाड़, और ये हमारे बिल्डिंग्स या घर जो तिब्बत में बनाई जाती हैं, है ना, वो क्या होती हैं, पहाड़ से नीचे होती हैं और ज़मीन से क्या होती हैं, ऊपर होती हैं, है ना। पठार क्या होता है, पहाड़ से जो है नीचे होता है। ये तो जो पहाड़ होती हैं वो पठार पे जो पहाड़ होती हैं वो होती है, लेकिन पहाड़ और भी जो यहाँ नीचे होती हैं, है ना,
वो उससे नीचे ऊपर मतलब नीचे होता है और ज़मीन से ऊपर होता है ना, उसे पठार कहते हैं। अब यहाँ बोल रहा है तिब्बत के पठार पर खड़े हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़। जैसे ये पहाड़ है ना, ये पहाड़ है। अब ये पहाड़ कहाँ होगा? जमीन में होगा। अब ये पठार है जो कि पहाड़ के नीचे है। अब इस पठार पर भी बहुत सारे पहाड़ हैं और घर भी हैं, है ना। तो ये जो पहाड़ हैं वो क्या है? ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं। किस पे? पठार पर, है ना, जो हिमालय का हिस्सा है। जो हिमालय हमारा एक पहाड़ है ना, उसको हम हिमालय बोलते हैं। वो क्या है? उसका हिस्सा है। जो तिब्बत में पहाड़ें होती हैं उसका हिमालय का हिस्सा है। इन पहाड़ों की एक खासियत यह है कि ये कई रंग के होते हैं: भूरे, लाल, पीले, बैंगनी, गुलाबी, गेरुआ और हरे। बोल रहे हैं इस पहाड़ की एक खासियत है कि ये बहुत सारे रंग के होते हैं, अलग अलग रंग के: भूरे, लाल, पीले, बैंगनी, गुलाबी, रेगुआ और हरे। ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चे अपनी चित्रों में मन चाहे रंग भर देते हैं, इन पथरीलों पहाड़ों में तरह तरह की मिट्टी और खनिज पदार्थ है। बोल रहे हैं जैसे कि बच्चे अपने चित्रों में तरह तरह की अपनी मन चाही रंग भर देते हैं, वैसे ही अगर आप इन पहाड़ों को देखोगे तो आपको लगेगा कि ये मेरे मनचाहे रंग मैंने खुद भरे हैं, है ना। अब बोल रहे हैं कि वहाँ क्या बोलते हैं? इन पथरीलों पहाड़ों में तरह तरह की मिट्टी और खनिज पदार्थ मिलते हैं। हाँ, अब सूरज की बढ़ती और घटती किरणों के बढ़ने से वे पहाड़ अनोखे रंगों में चमक उठते हैं। जो हम रंग बिरंगे पहाड़ होते हैं, अगर उन पे सूरज की रोशनी पड़ जाए तो वो अलग अलग रंग के होते रहते हैं। तिब्बत की हवा में नमी बहुत कम है ना, उसके हवा में नमी बहुत कम है। इस वजह से यहाँ बरसात और बर्फबारी कम होती है। खुशक मौसम में पेड़ पौधे बहुत नहीं होते हैं। अगर जो हम बोलते हैं ना खुशी मतलब सुहाना मौसम आ गया, तो सुहाने मौसम में ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं होते हैं, है ना। तिब्बत का पूर्वी भाग ही ऐसा है जहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। सिर्फ एक पूर्व भाग तिब्बत का ऐसा है जहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। उन जंगलों में पेड़ पौधों, पशु पक्षियों की दुर्लभ किस्में मिलती है, मतलब कम मिलती है ना, वहाँ ही मिलती है जो पशु पक्षी पौधे में मतलब पूर्व में ही मिलती है और कहीं नहीं मिलती। तिब्बत की मिट्टी कहीं रेतीली है, कहीं लाल पीली तो कहीं काली। जो तिब्बत की मिट्टियाँ होती हैं वो बहुत सारी होती हैं, जैसे रेतीली, लाल पीली और काली भी। तिब्बत में लगभग 1500 झीलें हैं। वाव, देखो तिब्बत में 1500 झीलें हैं। ये झीलें बनती हैं पहाड़ों के बर्फ पिघलने से, है ना। जब पहाड़ पिघल जाता है, बर्फ वाला पहाड़, तो उसमें वो झील बन जाती है। इसमें मानसरोवर झील का बहुत नाम है। यही से संगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। काफ़ी ऊंचाई पर बसा होने के कारण तिब्बत बहुत ठंडा प्रदेश है। यहाँ की सर्दी का हाल मत पूछो, यानी कि बोल रहे हैं यहाँ तो सर्दी बहुत पड़ती है, ऐसा बोल रहे हैं, है ना। ऐसा लगता है जैसे किसी ने फ्रिज में डाल दिया हो और ऊपर से तेज ठंडा हवा चल रही हो। बोल रहे हैं किसी ने फ्रिज में डाल दिया हो और ऊपर से उस फ्रिज में भी इतनी तेज हवा चल रही है ना, वैसे ठंडी वहाँ पड़ती है, ऐसा बोल रहे हैं। इसलिए वहाँ के लोग हमेशा भारी भरकम गर्म कपड़े पहने रहते हैं। गर्म कपड़े मतलब शीप वाले, है ना। जैसे कि उस लड़की ने, वहाँ तिब्बत में तो और ज़्यादा शीप के बाल बिकते होंगे, बिकॉज वहाँ मोटे कपड़े की ज़रूरत होती है जो कि वहाँ बहुत बिकता होगा, है ना, जैसे कि उस लड़की ने किया, है ना। तिब्बत लोगों की घर बनाने की
कारीगरी अनोखी है। यहाँ लकड़ी के बने हुए बहुमंजिला घर हैं। लोग अब पत्थर, मिट्टी और सीमेंट का घर भी बनाने लगे हैं। खिड़कियां भी अधिक बनाई जाती हैं ताकि सूर्य की ढेर सारी रोशनी घर के अंदर जा सके। भूकंप से बचाव के लिए दीवारें अंदर की ओर थोड़ा झुकी होती हैं। वहाँ भूकंप आता है क्योंकि वहाँ पहाड़ होते हैं, जब पहाड़ टूटते हैं तो वहाँ भूकंप आता है, इसलिए जो अंदर की छतें होती हैं, दीवारें होती हैं, वो थोड़ी अंदर की तरफ झुकी होती हैं। और वहाँ के लकड़ियों से घर बनाया जाता है, लेकिन अब वहाँ सीमेंट से भी घर बनने लगे हैं। तिब्बत का सबसे बड़ा शहर है लहासा। 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यह दुनिया का सबसे ऊंचा शहर माना जाता है। कपड़ों तथा खाने पीने के लिए यहाँ का बाजार बहुत प्रसिद्ध है। लहासा को तिब्बतियों का दिल माना जाता है, यानी तिब्बती वहाँ बहुत पसंद करते हैं जाना, है ना। और वो क्या है, राजधानी आप कह सकते हैं, तिब्बत का राजधानी है क्या, लहासा, है ना। वो कितने मीटर ऊंचाई पर है, 3650 मीटर ऊंचाई पर क्या है, लहासा स्थित है। हमने उसके बारे में भी जान लिया और लोक कथा भी पढ़ ली। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।